दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे। और ये योजनाएं, तीनों योजनाएं पिछले साल के बजट में शुरू की गई हैं। इसलिए जो रिसेंट योजनाएं होती हैं, नवीन नई योजनाएं होती हैं, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ये तीनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके तीनों योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो अभी इस साल का जो बजट है 2022 और 23 का, वो बजट अभी नहीं आया है, अभी पेश नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव होना था। नई सरकार गठित होने के बाद ही बजट पेश होता है जिस साल चुनाव होते हैं। तो ये पिछले साल की योजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई थी पिछले साल की बजट में। ठीक है, तो ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए, एक पहली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, आप सुनेंगे, चर्चा करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आपको पता है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ठीक है, इसीलिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से ये योजना है ना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। अगर आपसे इस योजना का उद्देश्य पूछा जाता है एक लाइन में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका उद्देश्य पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है अवस्थापना से संबंधित जो गैप है उनको पूरा करना। अवस्थापना का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो गैप हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा करना। एक लाइन में इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, अब आप समझिए याद कैसे रखना है। आप बहुत सारे ट्रिक होती हैं याद रखने की, आप अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि देखिए, आत्मनिर्भर कृषक, कोई भी किसान आत्मनिर्भर कब बनेगा, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब उसके पास सारी सुविधाएं खुद होंगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा अलग अलग सुविधाओं के लिए, अलग अलग लोगों के पास, है ना। वही तो होता है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब किसी के पास, किसी दूसरे के पास ना जाना पड़े सुविधाओं के लिए। ठीक है, तभी तो आत्मनिर्भर होगा। तो अगर एक लाइन में उद्देश्य पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित गैप को पूरा करना। ठीक, अब उसके पास, किसान के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो अपना काम खुद कर सकेगा। ठीक है, तभी वो आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक, इस चीज से आप जोड़ के इसका उद्देश्य याद रख सकते हैं, आत्मनिर्भर कृषक। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये योजना शुरू कब की गई? तो 2021-22 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी, पिछले साल 2021 के बजट में। ठीक है, अब इसके अगर घटक पूछे जाते हैं तो इस योजना के 2 घटक हैं। ठीक, आपको योजना के साथ साथ कुछ एडिशनल जानकारी भी जो जरूरत पड़ेगी वो बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 घटक कौन कौन से इसमें। ये वाला घटक तो इसका बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन अभी इस पर चर्चा कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात है, दूसरा घटक ये है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस योजना के घटक, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए, पहला घटक क्या है? प्रदेश के प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में, कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक, इसको आप नहीं जानते तो अभी हम इसको भी बता देंगे। प्रदेश के प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक उत्पादकता। ठीक है, ये टर्म्स हैं, इनको हमेशा याद रखिए, ये क्योंकि ये भी आपके परीक्षा में हमेशा काम आएंगे। अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण। ठीक है, ठीक, कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होता है? तापमान और वर्षा, तापमान, वर्षा, मिट्टी और जो फसलें होती हैं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है और वहाँ वर्षा कितनी होती है, क्योंकि प्रदेश के सभी भागों में समान वर्षा नहीं होती है और ना ही समान टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर, वहाँ मिट्टी के प्रकार और वहाँ में फसलों में क्या विविधता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगर पूछा जाए कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, तो आप ध्यान रखिएगा 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, तो ऐसी फसलों को चिन्हित किया जाएगा जो उस कृषि जलवायु क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। ठीक है, तापमान और वर्षा के आधार पे, अगर जहाँ का तापमान बाजरा के लिए उपयुक्त है, अगर वहाँ पे आप गेहूँ पैदा करना चाहेंगे तो हो सकता है कम पैदा होगा, है ना। तो उत्पादकता वाली फसलों का पहले चिन्हीकरण किया जाएगा, है ना। और उसके बाद उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकी और निवेश को प्रोत्साहन। केवल फसलों का चिन्हीकरण करने से तो सब काम नहीं हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा? उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है ना, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई पद्धति है, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, या नए बीज हैं, उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। और उसके बाद क्या है? चयनित उत्पादों का मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन का मतलब होता है उसकी प्रोसेसिंग करके उसका मूल्य बढ़ाना। ठीक है,
कच्ची फसल बेचने से क्या होता है, उसका मूल्य कम मिलता है। जब उसको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो उसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक, उसका मूल्यवर्धन और फिर विपणन हेतु बाजार। ठीक, किसान को क्या होता है, फसल पैदा होने के बाद किसान को फसल बेचने के लिए भटकना पड़ता है। तो अगर ऐसी अधिक उत्पादकता वाली फसलें हैं तो उनके विपणन के लिए क्या, बाजार तैयार करना। ठीक, तो इस तरीके से एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा किसान को कि वो कौन सी फसलें पैदा करे और फिर किस तरीके से बाजार में बेचे। ठीक है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इसे क्रम से देखेंगे तो बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पहले अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार, फिर उसको पैदा करने के लिए नई तकनीकी और निवेश उसमें किया जाएगा, फिर उसका मूल्यवर्धन और फिर बेचने के लिए बाजार। ठीक, ये 4 चीज़ें इसके पहले घटक में हैं। ठीक, अब दूसरा घटक देखिए इसका, ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना। कृषक उत्पादक संगठन पर एक डिटेल वीडियो अलग से लाएंगे। अभी समझ लीजिए कि क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि भारत में 90% जो किसान है वो कैसे किसान है, वो छोटे किसान है ना, छोटे या सीमांत, जिनके पास कितनी जमीन है, 1 हेक्टेयर से भी जिनके पास कम जमीन है, मतलब बहुत छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हो गए हैं विभाजित होते होते। ठीक है, अब ऐसे किसान ना तो नई तकनीकी नया निवेश कर सकते हैं, ना ही विपणन के लिए बाजार जा सकते हैं। क्यों? उनकी फसल को प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। निर्वाह कृषि करते हैं, खाने पीने के लिए पैदा करते हैं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अतिरिक्त उत्पादन हुआ भी तो उसे बेचने के लिए क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, तो छोटे किसानों की ये समस्या होती है। अब कृषक उत्पादक संगठन क्या होता है कि किसान अपना एक समूह बना लेंगे। ठीक है, किसान क्या बना लेंगे, एक अपना समूह बना लेंगे और सामूहिक खेती, एक विशाल भूमि पर सामूहिक खेती करेंगे, और न केवल खेती करेंगे बल्कि उसके लिए मार्केट भी तलाशेंगे और उसको बेचेंगे भी। एक कंपनी के तरीके से किसान काम करेंगे। ठीक है, वही होता है क्या, कृषक उत्पादक संगठन। इससे होगा क्या, जब समूह के रूप में किसान संगठित हो जाएंगे तो उनको बीज मिलने में, खाद मिलने में, ये सारी चीजें मिलने में उनको आसानी हो जाएगी, और उनको जो क्या है, मार्केट भी उन्हें आसानी से मिल जाएगा जब प्रोडक्शन की मात्रा ज्यादा होगी। तो ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना, 2 घटक हैं इस योजना के। कौन कौन से, एक तो ये आपको बताया, और ये ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना। ठीक है, तो इस योजना में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना, वो है इस योजना का उद्देश्य। इसके अलावा और जो चीजें आप समझ रहे, कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होता है और किसान उत्पादक संगठन भी क्या है, उनके क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एडिशनल जानकारी आपको हर योजना संबंधित जब पढ़ेंगे तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरी योजना। दूसरी योजना है सीएम या मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, तो नाम में ही योजनाओं का उद्देश्य छिपा होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी योजनाएं उनको अक्सर पूछा जाता है जिनका उद्देश्य उनके नाम से अलग होता है। ठीक, तो इसका तो नाम में इसका उद्देश्य है सीएम सक्षम सुपोषण योजना, मतलब पोषण के लिए है। ठीक है, जो बच्चे हैं और जो बालिकाएं हैं उनके पोषण के लिए योजना है। अगर एक लाइन में इसका उद्देश्य पूछा जाता है, देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो किस सन में योजना प्रारंभ हुई। अगर कोई पुरानी अच्छी योजना चल रही है तो उसका उद्देश्य पूछा जाता है, या फिर वो किस वर्ष प्रारंभ हुई, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है। ठीक, अब देखिए ये योजना भी पिछले वर्ष 2021 और 22 के बजट में ही इसकी भी घोषणा की गई थी। ठीक, इसका उद्देश्य अगर एक लाइन में पूछा जाता है तो बताएंगे महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना। तो ये नाम से मैच कर रहा है, इसमें आपको ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाएगा ये देख लीजिए। गाँव में जो आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र जो चलते हैं वो क्या करते हैं, गांव के जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनका ही ध्यान रखने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं हर गांव में होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे हैं, 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे, ठीक है, और 11 वर्ष से 14 वर्ष की एनीमिया ग्रस्त स्कूल न जाने वाली किशोरी या बालिकाएं। ठीक है, तो इसमें किसको किसको लाभ प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखिएगा इसमें गर्भवती महिलाओं को या 6 माह से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पोषण जो
ये चलते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रावधान होते हैं, उनको भी वहां से सहायता मिलती है। लेकिन आपको यही इस योजना में डिफरेंट है। सीएम सक्षम सुपोषण योजना जो चलाई जा रही है वो केवल 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको, और जो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की लड़कियां हैं, ठीक है, और वो क्या है, एनीमिया से ग्रस्त हैं। अब ऐसे में आप देखिए एनीमिया रोग क्या होता है, एनीमिया अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट करिए, ठीक। एनीमिया से ग्रस्त स्कूल न जाने वाली छात्रा हैं, उनको अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा, ठीक। अतिरिक्त पोषण देने का मतलब है कि उनको अलग से पोषाहार वितरित किया जाएगा या उसके लिए धन दिया जाएगा, ठीक है। पोषाहार वितरित किया जाता है मेन मुख्य तौर पर, ठीक। तो एक ये योजना है, इसको भी आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य और इससे लाभार्थी या लाभ पाने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक। अब आइए देखते हैं तीसरी योजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तीसरी योजना है महिला सामर्थ्य योजना। इस योजना को भी पिछले वर्ष 2021 और 22 के बजट में इसकी भी घोषणा की गई थी, ठीक है। महिला सामर्थ्य योजना, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये महिलाओं से संबंधित ये योजना है, ठीक। अब उसको याद कैसे रखना है, सामर्थ्य योजना, ठीक। सामर्थ्य का मतलब होता है किसी महिला की शक्ति में वृद्धि करना, है ना, उसकी क्षमताओं में वृद्धि करने से इसका मतलब महिला सामर्थ्य योजना, ठीक। अब इस योजना के पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्यों? इसका उद्देश्य पूछे जाने की संभावना है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि महिला सामर्थ्य योजना, अब इसमें कई सारे विकल्प दिए जा सकते हैं, ठीक है। सामर्थ्य बढ़ाने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके आर्थिक तौर पे उसका सामर्थ्य बढ़ाया जाए, उसका खाता खुलवाया जाए, ठीक है। सामर्थ्य बढ़ाने की एक क्षमता ये भी हो सकता है कि उसको स्वरोजगार के लिए साधन उपलब्ध करा दिया जाए, या सामर्थ्य बढ़ाने के कई मतलब हो सकते हैं ना। तो इसलिए ऐसी योजनाओं के उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जो महिला दुग्ध उत्पादक स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, है ना, गांव में जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में एक संगठन बना लेती हैं, 10 या 15 या 20 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, और उस ग्रुप में छोटी छोटी अपनी धनराशि क्या होती है वो लोग जमा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है। और फिर उनको अपने समूह के जरिए जो है लोन है जो आसानी से मिल जाता है, और कई प्रकार की प्रशिक्षण मिलते हैं, गवर्नमेंट मदद मिल जाती है, ठीक है। तो जो महिलाओं के दुग्ध उत्पादन करने वाले जो स्वयं सहायता समूह है, उनकी आजीविका में वृद्धि हेतु, ठीक है, आजीविका में वृद्धि मतलब जो उनकी कमाई है, ठीक, जो वो अर्निंग करती हैं, उनकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए ये महिला सामर्थ्य योजना 2021-22 में शुरू की गई है, ठीक, उनकी आजीविका में वृद्धि करने के लिए।